हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो है वो पढ़ते हैं। ये फार्मूलाज कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये फार्मूला याद नहीं होगा आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे चैप्टर में, है ना। तो लेट अस सी द फार्मूला। तो सबसे पहला नंबर जो फार्मूला है वो है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है। इलेक्ट्रिक करंट का जो है कैलकुलेट करना हो तो एक तरीका है कि अगर आपको चार्ज दिया हुआ है और टाइम ऑफ फ्लो दिया हुआ है, देन चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो इसको चार्ज की वैल्यू अगर निकालना हो तो अगर करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में वो दिया हुआ है और कितना टाइम के लिए फ्लो हुआ, टाइम जो है सेकेंड्स में होना चाहिए, है ना। टाइम जो है वो सेकेंड्स में होना चाहिए। तो हम इसको जो है आई इंटू टी करके निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है कि ई का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। तो क्या हुआ, ये मेरा पेन जो है वर्क नहीं कर रहा। हाँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये याद रख लो, एक्चुअली वैल्यू दी रहती बट आपको याद कर लेना ज़्यादा अच्छा है अभी से, ठीक है। तो ये जो है ई की वैल्यू होगी चार्ज की वैल्यू। और जितना भी चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है तो हम टोटल चार्ज कितना फ्लो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है टोटल चार्ज, ठीक। तो टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट कितना है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ओके, फिर हम सेकंड जो फार्मूला है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ जो है वो V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि कोई भी सर्किट में अगर जो आपका पोटेंशियल है ना, जो पोटेंशियल है मतलब जो भी बैटरी लगी होगी या कोई रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट I विच इज फ्लोइंग। ओके, तो हम ग्राफ बनाते हैं तो V को नॉर्मली हम Y एक्सिस में लेते हैं और I को X एक्सिस में लेते हैं। तो स्लोप जो आता है, ये जो ग्राफ का जो स्लोप आया, ये कर्व का ये जो स्लोप है ये जो है दैट इज इक्वल टू दी आर, दैट इज इक्वल टू दी आर। तो हम यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर हुआ। तो यहाँ पर R जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया R। तो जो भी मटेरियल आप लेते हैं जिस शेप पर रहेगा उसके हिसाब से R की वैल्यू जो है फिक्स हो जाएगी, उस कंडक्टर के लिए R की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख लो कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया। तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया ना। तो ये V अपॉन आई, तो ये जो स्लोप है आप कहीं भी कोई भी एक ऐसे ले लो परपेंडिकुलर और यहाँ से सॉरी, ये पेन जो है थोड़ा स्लिप हो जा रहा है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, ये आपका 90 डिग्री है। तो ये जो स्लोप है ये V की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू, तो V अपॉन आई जो है आपका स्लोप हो जाएगा टाइम थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, उसमें भी देखना अब ये सब फार्मूला यूज होंगे, तो आप इसको एक कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद ये जो है ये वही फार्मूला जो मैंने ऊपर में लिखा। अच्छा, आर की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है, रेजिस्टेंस ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो है वो रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ हो गई, है ना। एल जो है वो लेंथ हो गई, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मतलब वायर अगर जैसे सर्कल शेप का वायर है तो ये उसका जो है ये एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ दैट सर्कल। अगर रेक्टेंगुलर से ये स्क्वायर शेप का वायर है तो ये आपका ये स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, है ना। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो भी वायर होगा। रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, उसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ये रेजिस्टिविटी जिस जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वायर के लिए, उस मटेरियल के लिए ये वैल्यू फिक्स रहती है और उस टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी इज फिक्स फॉर द मटेरियल वॉट एवर मे बी द शेप ऑफ द मटेरियल। ओके, so this is also very important formula. Then next formula is
रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है, रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है वो उसका फार्मूला है, उसको हम आर एस से डिनोट करते हैं। तो जितने भी रेजिस्टेंस इन सीरीज है उसको टोटल सबको ऐड अप कर देना है। आर दो है तो आर वन प्लस आर टू, तीन है तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, है ना। और सभी रेजिस्टेंस इक्वल है, मतलब आर वन अगर आर टू, जैसे आर वन है आर टू है, अगर ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे, कोई भी मतलब उसके एक वैल्यू रख देंगे, और कितने नंबर यहाँ पे तीन है तो तीन लिख देंगे, यहाँ पे दो है तो टू लिख देंगे, तो टू इंटू आर या थ्री इंटू आर। तो ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस जितने लगे सीरीज में, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। सिमिलरली पैरेलल वाले के लिए भी जो है वन अपॉन निकालना हो अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। हम जब पैरेलल में लगा रहता है तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट आर निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं आर पी। तो ये फार्मूला इसका वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन, अगर दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू रहता है। और इसका जो है ओवरऑल जो शॉर्टकट में फार्मूला बनाना हो, ये तो अभी डिनोमिनेटर में है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप इसको याद करके रख सकते हो ये वाले फार्मूला को। आर पी इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। एंड अगेन इसमें भी अगर सभी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं जो इक्वल है, अगर सेम रेजिस्टेंस है, तो इसका भी शॉर्टकट है वो है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपको डिनोमिनेटर में लेना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू न्यूमरेटर में, तो आर बाई एन करोगे तो आपको आर पी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये नॉर्मली ज़्यादा यूज में आता है, क्योंकि सीरीज वाला तो सबको पता है, मगर पैरेलल वाले में आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करके आप डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फार्मूला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इसके क्वेश्चन आते ही हैं थ्योरी में, इसका डेफिनेशन पूछेगा या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की सिर्फ फार्मूला पूछ लेता है कई बार, मतलब उसका एक तो जो है क्या बोलते हैं, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फार्मूला पूछता है, तो सिर्फ फार्मूला लिखना है, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और यूनिट जरूर से लिखना जूल, ये आप लिख सकते हो इतना, है ना। ये फार्मूला आप लिख दोगे तो चलेगा, सिर्फ फार्मूला पूछता है तो। और दूसरा ये है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है करके, तो आपको उसमें बताना है कि हीट प्रोड्यूस इन दिस सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। दूसरा है स्क्वायर ऑफ हीट प्रोड्यूस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ करंट फ्लो। ये मैंने दिया हुआ मेरे पिछले उसमें नोट्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, बट यहाँ पे मैं सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ। तो फार्मूला आपको ये लिखना है आई स्क्वायर आर टी जूल, और नेक्स्ट फार्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये कैसे है, यहाँ पर अगर हम एक आर ऊपर में और डिनोमिनेटर में लगा दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में भी एक आर रहेगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, और ये v इज इक्वल टू आई आर होता है तो यहाँ पे v लिख दोगे तो आपको ये वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी आ जाएगा। तो ये दूसरा फार्मूला भी आ गया। ओके, और एक और तीसरा फार्मूला है v इंटू आई इंटू टी। तीसरा फार्मूला है v इंटू आई इंटू टी, और एक और चौथा फार्मूला है q इंटू वी। अभी देखोगे आप पावर का और ये दोनों का फार्मूला लगभग जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप कोई भी एक को याद कर लोगे तो आपको पावर का भी याद हो जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको देता है हीट प्रोड्यूस या हीट डिसिपेटेड इन दी सर्किट। ओके, नॉर्मली ये वाला जो पार्ट है कैलोरी वाला ये नहीं आता है, क्योंकि ऐसा यूनिट जूल है हीट की, तो ये नहीं आता, बट आपको याद रखना, तो आप याद रख लो कि आप 4.2 से डिवाइड करोगे तो आप जूल को कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद जो है नेक्स्ट फार्मूला है टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन एन इलेक्ट्रिक करंट। अभी यहाँ पर हमने जो हीट प्रोड्यूस जो है वाला फार्मूला था, वही फार्मूला यहाँ पर है। बेसिकली जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या वर्क डन के इक्वल ही है वो, है ना। जो वर्क डन टोटल वर्क डन है उसी के इक्वल यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो सेम फार्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। ओके, बिकॉज वर्क डन जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। वर्क डन जब आप एनर्जी एक्सपेंड करेंगे तो वही वर्क डन में कन्वर्ट होता है। ओके, और वही यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है तो वही जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वही वर्क डन के इक्वल रहेगा वो। तो यहाँ पर जो है वर्क डन का फार्मूला सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट फार्मूला है पावर का। ओके,
पावर, तो पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। एक्चुअली पावर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड। बेसिकली पावर क्या है, आप बोलते हैं ना अरे उसमें बहुत पावर है, या आप जैसे सीढ़ी चढ़ते हो और आपका फ्रेंड सीढ़ी चढ़ता है, तो अगर आप जल्दी चढ़ जाते हो तो आप क्या बोलोगे, आप में ज़्यादा पावर है। सीढ़ी तो वो भी चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर तो वो भी चढ़ गया, लेकिन उसने टाइम ज़्यादा लिया, तो उसका पावर आप क्या बोलोगे, कम बोलोगे, है ना। तो ये पावर जो है बेसिकली वो एक रेट ऑफ जो है रेट मेजर करता है वो, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर जो है हीट डिसिपेटेड पर सेकंड या रेट ऑफ डूइंग वर्क को भी आप जैसे मैकेनिक्स में भी ये वर्ड आएगा पावर का, तो आप हीट डिसिपेटेड पर सेकंड जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे इन डेफिनेशन, और फार्मूला हो जाएगा V इंटू आई। तो यही फार्मूला आप यहाँ पे देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था ना ये हीट का जो, तो या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी करोगे तो आपको उसमें H इज इक्वल टू वी आई टी जो है फार्मूला ही है, H इज इक्वल टू वी आई टी। तो वही फार्मूला यहाँ पे पावर में भी आ गया, H इज इक्वल टू वी, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो अब इन दोनों को रिलेट करोगे तो क्या दिखेगा आपको, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, मतलब पावर इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड अपॉन टाइम, या इसको आप और क्या बोल सकते हो, पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब आप जितना कम टाइम में ज़्यादा वर्क करोगे उतना आपका ज़्यादा पावर होगा। तो ये पावर और ये हीट का जो फॉर्मूला है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो P इज इक्वल टू एच बाई टी या H इज इक्वल टू P इंटू टी या वर्क डन अपॉन टाइम, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। और जो हीट वाला जो फार्मूला है वो सेम फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा, उसमें टाइम जो है हट जाएगा। तो ये हीट में जैसे आई स्क्वायर आर टी था, यहाँ पर पावर में सिर्फ आई स्क्वायर आर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका पावर का फार्मूला हो जाएगा। और एक और है पावर का जो है 1 वाट, जो पावर की यूनिट जो है, ऐसा यूनिट क्या है, ये भी पूछते हैं कि ऐसा यूनिट क्या है, तो आप लिखोगे वाट। ओके, और 1 वाट की डेफिनेशन कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज डिफाइन 1 वाट। तो 1 वाट क्या है, बेसिकली इट इज 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। जो फार्मूला है वोल्ट V इंटू आई, जो फार्मूला है यही फार्मूला को आपको जो है इसमें पावर में आपको बताना है कि ये जो है, ये जो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर जो है इज इक्वल टू 1 वाट, ये आपका पावर का फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में ये पूछा था कि पावर और जो है वाट, 1 वाट और ये वाला को है 1 वाट और ये किलो वाट आवर में क्या डिफरेंस है, तो आपको दोनों को अलग अलग बताना। तो वो क्या बोलोगे आप, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर विच इज वर्क डन पर सेकेंड या हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड, whereas kilowatt hour is the commercial unit of electric energy consumed। जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है उसका जो यूनिट है वो किलोवाट आवर होता है। ओके, तो बेसिकली दैट इज व्हाट, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और ये 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको सिंपली वही लिखना है कि किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड 1 वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, बस। फिर एक और जो है यहाँ पर जो है मैंने लिखा हुआ है P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टी, है ना, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टी या वी आई टी बाई टी दैट इज इक्वल टू वी आई। वो जो ऊपर में मैंने बताया था उसी का पावर को मैंने यहाँ पे डिराइव करके रखा हुआ है कि कैसे हीट वाले फार्मूले से हम मिला सकते हैं, है ना। और 1 वाट का एक और तरीका है शो करने का, वो यहाँ से हम जैसे ये वाले में तो हमने 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर लिख दिया यहाँ ऊपर में, है ना। ये जो ऊपर में था ये 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर जो है एक और है तरीका है, वो है 1 जूल पर सेकंड, बिकॉज 1 वाट मैंने आपको बताया ना क्या है, वो जो है हीट डिसिपेटेड पर सेकंड है, तो हीट की यूनिट जो ऐसा यूनिट जूल होती है। तो 1 वाट जो है वो आप 1 जूल पर सेकंड भी ऐसे करके भी उसको शो कर सकते हैं। और ये कई बार इसको पूछते भी हैं कि डिफाइन 1 वाट इन टर्म्स ऑफ जूल्स एंड, तो आप 1 जूल पर सेकंड एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू द 1 वाट, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मूलाज आपको पूरा याद करके रखना है। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पे यूज़ होती है इस चैप्टर में, वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। वो है एक तो गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के जो है वो क्या है, इट इज़ द डिवाइस
इट इज़ द डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली गैल्वेनोमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम सर्किट में लगाते हैं, तो उससे हम करंट का डायरेक्शन फाइंड करते हैं एक्चुअली में, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये उसमें जो है पता चलता है गैल्वेनोमीटर से। ओके, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि जो ये आपका जो निडल होता है वो सेंटर में रहता है। ओके, और जीरो इधर रहता है। अगर इधर फ्लो हुआ मतलब जो है एरो इधर अगर इंडिकेट करता है तो हम बोलते हैं करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, और एरो अगर इधर शिफ्ट होता है तो हम बोलते हैं करंट इस तरफ से इधर फ्लो हो रहा है। तो सर्किट में हमको पता नहीं कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, तो हम ऐसे करके उसको लगा के भी उसको चेक करते हैं। करंट का डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ होता है नॉर्मली। तो अमीटर बेसिकली क्या है? अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट। तो अमीटर मेजर्स करंट वैल्यू। सो उसमें क्या होता है कि अमीटर में हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं गैल्वेनोमीटर में। तो वो क्या हो गया, इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो अमीटर को क्या होगा, सर्किट में सीरीज में लगाना रहता है ना। तो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए एकदम, ताकि वो हीट मत हो, सिर्फ हमको करंट के वैल्यू पर बता दे। तो उसमें हम लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि उसका काम तो करंट को यूज़ करना नहीं है, वो सिर्फ करंट को मेजर करना है। तो वो लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो वो बेसिकली उसको हम लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, और वो इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। फिर वोल्टमीटर जो है वो भी क्या है, उसमें क्या होता है कि इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर क्या है, वो एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, और उसको क्या होता है कि उसको हम सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। सर्किट में जैसे वो जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर लगा देंगे, यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा देंगे ऐसे करके। तो ये हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया। हम नहीं चाहते कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट वो यहाँ से, हमको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है हमको। तो हमको जो है करंट यहाँ से फ्लो नहीं कराना है ना। तो हमको यहाँ से करंट नहीं फ्लो कराना है, करंट तो हमको यहीं से फ्लो कराना था। हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई लगा देते हैं, तो करंट यहाँ से करंट फ्लो नहीं होता, पूरा यहीं से होता है। तो वो क्या है, वोल्टमीटर इज द हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ओके, और वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वोल्टमीटर, और उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के ऊपर क्वेश्चंस जो है आता है, और वो बेसिकली उसके जो मैंने शॉर्ट नोट्स लिखवाया हुआ है मेरे पिछले जो लेक्चर आप देखोगे तो उसमें मैंने लिखवाया हुआ है यहाँ पे। उसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या नॉर्मली कॉपर या एल्यूमिनियम का होता है, या फिर प्योर टिन का भी होता है। वो अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जो है यूज़ करते हैं। बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ मेटल ही होता है। कई बार एलॉय भी यूज़ करते हैं, कि भाई एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन भी यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ जो है इट इज़ मेड ऑफ प्योर टिन या एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। उसको हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ में लगाते हैं क्योंकि हम मान लो कि 2 एम्पियर का करंट हमको जो है फ्लो कराना है सर्किट में से, उससे ज़्यादा हमको फ्लो नहीं होने देना है। तो हम 2 एम्पियर का या 2 एम्पियर या थोड़ा सा ज़्यादा का फ्यूज़ लगा देंगे। तो इससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो फ्यूज़ है वो उड़ जाएगा और हमारे सर्किट को बचा देगा। तो करंट उसको हम सीरीज़ में लगाते हैं हमेशा। फिर उसके बाद उसका लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। कई बार आप देखेंगे घर में वो जो वाइट कलर का लगा रहता है फ्यूज़, तो वो जो है उसमें कॉपर वायर उड़ जाता है, तो हम बोलते हैं फ्यूज़ उड़ गया करके, है ना। तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट का रहता है, ताकि वो आसानी से मेल्ट हो जाए। ज़्यादा करंट पास होगा तो हीट होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा। फिर इट्स करंट रेटिंग इज स्लाइटली हायर दैन दी जो अप्लायंस में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, दैन द करंट इन अप्लायंस, उससे जरा सा जो है ज़्यादा रखते हैं उसको, है ना। ओके, फिर इलेक्ट्रिक पावर जो अभी डिस्कस किया है इसके पहले मैंने, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इट इज़ द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। वाट अभी मैंने फिर डिस्कस किया, लिख दिया हूँ रिपीट। इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। 1 वाट क्या होता है, बेसिकली 1 एम्पियर करंट एट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में जो फ्लो हो रहा है, या 1 जूल पर सेकेंड, है ना। किलो वाट आवर जो है वो क्या, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। किलो वाट आवर जो है वो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। और
1 किलोवाट आवर का डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1000 वाट अप्लायंस इन 1 सेकंड। मतलब कि आपके पास में कोई हीटर है, जैसे पानी अभी गर्म करने का कोई हीटर रॉड रहता है या रूम गर्म करने का जो हीटर रहता है वो 1000 वाट का है, तो उसको अगर आप 1 घंटे चलाओगे, मान लो रूम गर्म करना है आपको, तो हीटर आपने चालू किया 1000 वाट का और 1 घंटा चलाया, तो आपका 1 यूनिट बिजली जो है, हम बोलते हैं 1 यूनिट बिजली जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ। ओके, मान लो घर में अगर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो घरों में करते हैं उसका नॉर्मली कम रेट रहता है, 3 रुपीज़ या 4 रुपीज़, तो मान लो 3 रुपीज़ पर यूनिट है, मान लो 3 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट हमको पड़ती है। तो अगर आपने 10 घंटे आपने हीटर जलाया या एक दिन रात में आपने अगर हीटर चालू किया 5 आवर्स आप जलाया, तो 5 इंटू 3 कर दो तो 15, तो 15 रुपीज़ आपको उतना खर्चा आया एक रात, एक नाइट का। तो ऐसे ही समझ लो आप, हिसाब लगा लो 30 डेज अगर आपने जलाया तो कितना आएगा, 450 रुपीज़ सिर्फ आपका हीटर का जलाने से आपका बिल आएगा। ओके, तो ये जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड है, और जूल में इसको इतनी वैल्यू उसकी, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। फिर पावर रेटिंग जो होता है, पावर रेटिंग क्या होता है कि आप कोई जो बल्ब घर में लगाते हैं तो उसमें 60 वाट लिखा है, या कोई जैसी हीटर आपने जलाया तो हीटर में 1000 वाट लिखा हुआ है, तो वो पावर रेटिंग उसकी, मतलब वो बोल रहा है कि इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड बाई एन अप्लायंस। तो पर सेकेंड इतना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड द पावर रेटिंग। ये पावर रेटिंग जो दिया हुआ है वो ये शो कर रहा है कि पर सेकेंड ये इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। फिर एक है टर्म एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एफिशिएंसी क्या होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस की? इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। मतलब एफिशिएंसी जो है वो ये है कि आउटपुट पावर जितना हमको मिल रहा है, और मतलब हमने इनपुट पावर, यहाँ पर आपके इनपुट पावर क्या हो जाएगा, वो तो आपका इलेक्ट्रिक, जब इस चैप्टर के लिए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गई है ना, ये इनपुट पावर हो गया। आउटपुट पावर में आपको क्या है, जैसे आप फैन चला रहे हैं है ना, या लाइट जला रहे हैं, या जो और भी जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आउटपुट आपको कितना मिला। तो क्या होता है कि पूरा पूरा, जैसे इसमें आप फैन चलाए या आपने लाइट जलाया, तो पूरी की पूरी एनर्जी आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट नहीं होती ना, थोड़ी बहुत एनर्जी क्या है कि हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, हीट लॉस बोलते हैं, तो हीट में भी कन्वर्ट हो गई। तो वो जो आउटपुट पावर है वो कम रहता है हमेशा इनपुट पावर से, तो वही हमारी एफिशिएंसी को मेजर करता है। तो एफिशिएंसी जो है हमेशा जो है यहाँ पे चूंकि ये रेशियो है, तो रेशियो है तो हम बोलेंगे 1 से हमेशा एफिशिएंसी कम रहती है। 1 एफिशिएंसी तो मिल ही नहीं सकती, 1 मतलब 100%। तो एफिशिएंसी ये चूंकि रेशियो है तो हमेशा 1 से कम रहता है, ठीक है। फिर ये है आर ऑफ हाई पावर डिवाइसेस इज स्मॉलर देन लो पावर डिवाइस। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको याद कर लेना। नॉर्मली न्यूमेरिकल करोगे तब आपको दिखेगा। ये क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई पावर रेटिंग वाले जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे 1000 वाट वाला यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है ना, और यहाँ पे 100 वाट वाला कोई डिवाइस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस जो है 1000 वाट वाले डिवाइस का कम रहेगा, और 100 वाट वाले डिवाइस का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रहेगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको भी आप याद कर लेना। आप कोशिश करो कि ये जो शीट है आप इसको कॉपी कर लो अपने हाथ से अपने उसमें, और मैं देखता हूँ PDF लिंक दे सकता हूँ तो दे दूंगा, मगर आप इसको कॉपी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा, है ना। और इसको याद करने के बाद ही आप न्यूमेरिकल्स कराना। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है जो बोर्ड्स में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं और जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वो मैं कराऊंगा आपको। ओके, सो थैंक यू एंड टेक केयर।